हमने लास्ट क्लास तक लॉस ऑफ स्टॉक कंप्लीट कर लिया था, कोई भी क्वेश्चन हमारा रहता नहीं था। अब हम स्टार्ट करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, लॉस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर भी हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। कैसे मिलता है, क्या रूल्स रहेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। देखो मैं आपको एक चीज बोलूं, मैंने पहले भी यही बात बोली थी, अगर आपको कोई लॉस होता है ना आग लगने से, कुछ लॉसेस तो बिल्कुल क्लियरली उसी टाइम चेक किए जा सकते हैं। जैसे मशीनरी का मैंने एग्जांपल लिया था लास्ट टाइम जब भी आपने वैल्यूएशन की थी कोई भी चीज की, या आपने उसकी बुक वैल्यू लिखी हो, चाहे एट द ईयर एंड आपने अगर मशीनरी की वैल्यू थी, आज मान लो 1 जून को आग लगी है, तो आप उतने पीरियड का डेप्रिसिएशन लगा के आज की वैल्यू देख लोगे और इंश्योरेंस कंपनी के आगे क्लेम मांग लोगे। लेकिन स्टॉक बार बार रोटेट होता रहता था, इसलिए हमें लॉस ऑफ स्टॉक निकालना पड़ा। आपको इस बात की समझ है कि लॉस ऑफ स्टॉक निकालने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ा, कितनी परचेज हुई, सेल्स हुई, पिछले साल की जीपी रेशो को भी कवर किया, कुछ एडजस्टमेंट को किया, कोई कंसाइनी वाली, कोई अप्रूवल वाली, बहुत सारी बातें आपने समझी। अब बात ये आती है कि बिजनेस बंद होने के कारण, बिजनेस तो बंद होगा, इंटरप्टेड तो पक्का होगा। ये तो है कि जो उस दिन आग लगी है उससे स्टॉक का तो लॉस हुआ, उसका तो चलो क्लेम मिल गया। साथ में अब कुछ पीरियड के लिए बिजनेस इंटरप्टेड रहेगा, इंश्योरेंस कंपनी उसका भी क्लेम देगी अगर आप इंश्योरेंस करवाओगे तो। देखो एक बात है ना, एक तो आपका स्टॉक का लॉस हुआ, ऊपर से आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस रुक गई, प्रोडक्शन नहीं हुई तो सेल्स नहीं हुई, सेल्स नहीं हुई तो प्रॉफिट भी नहीं हुए। तो अल्टीमेटली आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट का भी क्लेम देगी, जो आपका प्रॉफिट का लॉस हुआ है किस कारण से, आग लगने के कारण। लेकिन कितने पीरियड का, मैक्सिमम पीरियड कितना। देखो सीधी सी बात है ना, अगर आपको कोई नुकसान होता है, इंश्योरेंस कंपनी छोड़ो, अगर आप बिल्कुल फाइनेंशियल लॉस में चले जाते हैं तो आपके रिलेटिव, आपके जानकार आपको कितने टाइम तक बियर कर सकते हैं। एक टाइम पीरियड तो होगा ना, उसके बाद तो कहेंगे भाई अपना कमा ले, खुद ही कर ले, कुछ सहायता तेरे को दे देंगे थोड़े टाइम पीरियड के लिए, लेकिन इतना हमारे पास भी नहीं है। समझ रहे हैं बात को। इंश्योरेंस कंपनी भी तो यही बोलेगी कि भाई एक टाइम पीरियड डिसाइड है, 6 मंथ से ज्यादा के लिए इंडेमनीफाई नहीं किया जाएगा आपको। अगर आपका पीरियड इंटरप्टेड रहता है 8 महीने तक, हम आपको क्लेम दे देंगे 6 महीने तक का, उसके बाद मत मांगना। हाँ, अगर मान लो आप जो इंडेमनिटी पीरियड 6 महीने का, आपने खुद ही कह दिया कि हमें 3 महीने की इंडेमनिटी दे देना, इंश्योरेंस आपने कम करवाया, तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रीमियम कम देना पड़ेगा, आपको फिर क्लेम भी कम अमाउंट का मिलेगा। आपको लगता है ना कि आपके बिजनेस में लॉस हुआ है, ध्यान से समझना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, लॉस और प्रॉफिट में बहुत सारे लॉजिक्स हैं, लेकिन हर एक लॉजिक को क्लियर किया जा सकता है आसानी से, सिर्फ आपको फोकस रहना पड़ेगा। शायद ये वीडियो अगर बड़ी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके माइंड में अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होनी चाहिए, इसलिए ध्यान से अच्छे से सुनना। अब बात को जो मैं कर रहा हूं वो सुनना। देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप कहते हैं कि चलो ठीक है आग लग जाएगी, देखो कोई भी चीज है, नेचुरल है, हो भी सकता है। आपने ये कहा कि मान लो अगर आग लग जाती है ना, तो शायद मुझे ना 3 महीने लगेंगे मुझे दोबारा से उभरने में। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी ने, इंश्योरेंस एक्ट ने ये बोला कि 6 महीने तक का हम आपको दे देंगे अगर आप इंश्योरेंस 6 महीने का करवाएंगे तो। अब ये नहीं कि 3 महीने तक का इंश्योरेंस करवा के कह रहे हो 6 महीने का इंडेमनिटी फाइल आपने तो कह रखा है मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपने 3 महीने का करवाया तो 3 महीने का ही मिलेगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि इंडेमनिटी फाइल तो मैक्सिमम 6 महीने का हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, लेकिन बात ये आती है कि आप ये प्रॉफिट का लॉस निकालेंगे कैसे, निकालने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना। तो इसीलिए ना मैं सारी चीजें इमेजिनरी लेके एक एक पॉइंट पे बात करूंगा जो आपके माइंड में जाना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्लास है। लॉस ऑफ प्रॉफिट के मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद करेंगे अगर आपको ये बात क्लियर हो जाती है तो। मतलब आप सिर्फ फॉर्मूले को, जो भी इसके अंदर फॉर्मूले लग रहे हैं उसको याद करके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं लेके आ सकते। तो पहले अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमें, उस बात को ध्यान से सुनना। देखो मैं आपको ये कहता हूं, ये ना कंप्लीटेड ईयर है, मान लो 1/4/17 से लेके 31 मार्च 18 तक, फिर ये 1/4/18 से लेके ये है हमारा 1 अगस्त 18, और ये हो गया अगस्त सितंबर 31 अक्टूबर 18, ठीक है। अब हुआ क्या, इस दिन आग लग गई, 1/8/18 को बिजनेस प्रीमिसेस में आग लग गई, जिससे मेरे स्टॉक का लॉस हो गया, और लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम मैंने जैसे लेना था एज पर रूल जो मैंने आपको सिखाया वैसे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। बात यह है कि ना मेरा इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक काम बिल्कुल ठप हो गया, कोई काम नहीं कर पा रहा, मुश्किलें और आई पड़ी हैं,
ठीक है, प्रॉफिट छोड़ो, जेब से पैसे और देने पड़ रहे हैं। देखो फिक्स एक्सपेंसेस तो देने पड़ेंगे ना, अब बिल्डिंग का रेंट थोड़ी ना मना कर सकते हो, समझ रहे बात को। वेरिएबल खर्चे आपके कंट्रोल हो सकते हैं। अब लॉकडाउन लगा है ना, लॉकडाउन लगा है, सेंटर्स जो चल रहे थे हमारे, उसमें बिजली का खर्चा थोड़ी ना आया है, बिजली का खर्चा थोड़ा ना आया होगा। हाँ ठीक है, कुछ एक स्लैब के कारण फिक्स रेट जो मीटर के रेंट होते हैं वो जरूर आए होंगे, लेकिन आपका ये थोड़ा ना कि बिजली लगी है वहाँ पे ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है। तो लेकिन बिल्डिंग का रेंट तो देना पड़ेगा ना, वो एक अलग बात है। आजकल के टाइम पीरियड में कुछ सभी ने एडजस्टमेंट किया, हाफ रेंट कर दिया होगा, 1/4 कर दिया होगा एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जो जिसने ले रखी है जगह, किराए पे ले रखी है टेनेंट ने। तो बात ये आती है कि इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक हमारे खर्चे तो हुए होंगे जो फिक्स्ड खर्चे हैं, ठीक है। इसलिए ना पर्सन एक तो प्रॉफिट नहीं कमा रहा, ऊपर से जेब से पैसे और जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए क्या इलाज होना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है? देखो हम आपको सही तरीके का इलाज बताते हैं, सारे की सारी बिल्कुल फेयर तरीके से आपका प्रॉफिट का जो लॉस हुआ है वो निकाला जाएगा, बिल्कुल फेयर तरीके से। आपकी कोई अपनी मर्जी से कोई जजमेंट नहीं चलेगी, मैंने ये बोल दिया तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, नहीं, बिल्कुल तरीके से काम होगा। मुझे एक बात बताएं, जब भी एक बात सीधी सी समझने की है, जब भी आपको अगर बिजनेस प्रीमिसेस में आग लगी है तो आपको एक तो प्रॉफिट का लॉस होगा, लेकिन एक बात बताओ, क्या प्रॉफिट का ही लॉस होगा ओनली? देखो एक बात है ना, इस पीरियड में कुछ ना कुछ तो स्टॉक बना हुआ था, कुछ ना कुछ तो स्टॉक पड़ा हुआ होगा जो यहाँ पे बेच सकते हैं। ये थोड़ी ना कि सारे के सारे को आग लगी, कुछ सैलवेज बच गया होगा, हमने यहाँ पे बेच दिया। हो सकता है जिस बिल्डिंग में आग लगी हमने साथ वाली बिल्डिंग ले ली किराए पे, भाई साहब थोड़े टाइम के लिए किराए पे दे दो। अब किराए पे वहां पे लेनी पड़ी ना, वो किराए पे वैसे लेते हम नॉर्मली नहीं लेते, वो भी तो एडिशनल खर्चा हो गया। सोच के देखो, सामने वाली बिल्डिंग जो साथ वाली बिल्डिंग थी वो मैंने किराए पे थोड़ी ना लेनी थी, मेरी खुद की बिल्डिंग थी, वो तो आग लगने के कारण मुझे उसको भी किराए पे लेना पड़ा, वहां से काम धंधा करना पड़ा, अपने जो मेरे पास वर्कर काम करते हैं फैक्ट्री में, मेरे को वहां पे शिफ्ट करने पड़े, उनको थोड़ा ना मैं अपना जहाँ पे आग लगी उस जगह पे काम करवाऊंगा, मेरे को किसी और जगह पे करवाना पड़ा, ये एडिशनल खर्चे भी तो करने पड़े, इसका भी तो मैं क्लेम मांगूंगा, बिल्कुल मांगेंगे। एक तो प्रॉफिट का जो लॉस हो उसका क्लेम मांगूंगा, और जो मेरे एक्स्ट्रा खर्चे हो गए आग लगने के कारण उसका भी क्लेम मांगूंगा। फिर इंश्योरेंस कंपनी कहती है देखो आपने बेशक इंश्योरेंस करवा रखा है कुछ खर्चों का भी इंश्योरेंस होता है, बात करेंगे इसके ऊपर भी, लेकिन साथ में इंश्योरेंस कंपनी कहती है अगर हमें पता लगता है ना कि उसमें आपकी कोई सेविंग हुई है, कुछ खर्चे थे फिक्स्ड खर्चों में आपकी सेविंग तो नहीं हो गई, अगर सेविंग हुई है ना तो वो क्लेम आपको नहीं देंगे, वो लेस कर देंगे। जैसे अब सेम बात है, आप लॉकडाउन पीरियड में देखें, इस पीरियड के अंदर अगर मान लो बिल्डिंग का रेंट था, अगर ओनर ने हाफ कर दिया तो हाफ की मेरी सेविंग हुई है ना। हालांकि मैं एग्जांपल गलत ले रहा हूं, मतलब आग वाला नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं ये खर्चा मेरा बचा ना, इस पीरियड में मैं काम तो नहीं कर पा रहा ना अच्छे से, तो ये खर्चा बचा, इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम नहीं देगी, समझ रहे हैं। अब बात ये आती है कि हम निकालेंगे कैसे, तीन चीजें आ रही हैं, एक लॉस ऑफ प्रॉफिट, एक एडिशनल खर्चे जो करने पड़ रहे हैं, उसमें से सेविंग्स लेस कर दो, बस इसके ये आपका टोटल लॉस हुआ है। लॉस के बाद क्लेम कैसे निकालते हैं उसके फॉर्मूले पे अलग से बात करेंगे। आपने लॉस ऑफ स्टॉक के अंदर भी क्लेम निकाला था, एवरेज क्लोज जो लगाया था, यहां पे भी एक क्लोज लगेगा, वो बाद में बात होगी। अब मैं धीरे धीरे एक एक पॉइंट से सबसे पहले लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालना सीखता हूं, फिर एडिशनल खर्चों पे बात करेंगे, फिर सेविंग्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखो क्या हुआ इस पीरियड के अंदर, हमारा बिजनेस बुरी तरीके से इंटरप्टेड हुआ आग लगने के कारण, काम नहीं कर पा रहे, फिर भी कुछ ना कुछ तो सेल्स कर ही दी, 80,000 रुपए की सेल्स तो कर ही दी। पुराना स्टॉक पड़ा था, पुराने कस्टमर थे जिनके हमारे साथ लिंक अच्छे थे, कहते चलो ठीक है हम आपसे खरीद लेते हैं, ठीक है थोड़ा सस्ते में खरीद लेंगे, लेकिन हमारी सेल्स हो गई 80,000 की। अब सेल्स देखो ना कि जो आपकी 80,000 की हुई है, क्या इतनी जितनी हुई है इससे कितनी ज्यादा आपकी हो सकती थी, वो शॉर्ट सेल निकालो, शॉर्ट सेल। देखो आप एक बात बताओ, सीधा प्रॉफिट थोड़ा ना निकालोगे, पहले शॉर्ट सेल निकालोगे, कितनी सेल्स कम हुई है उसके ऊपर जीपी का फॉर्मूला लगा दो बस। अब आप बात को समझे, इसका बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग पीरियड लो, बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग पीरियड, मतलब 1/8/17 से लेके 31/10/17, इस पीरियड की जो सेल्स है ना, इस पीरियड की जो सेल्स है वो सेल्स है हमारी 2 लाख रुपए। हम इस पीरियड की सेल्स से कंपैरिजन कर लेते हैं, शॉर्ट सेल निकल आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट है ना। देखो मैं आपको एक बात बताऊं क्यों कर रहे हैं हम,
हम पिछले साल की पूरे साल की सेल्स को एवरेज करके, मतलब मैं बोलूं कि पिछले पूरे साल की सेल्स है हमारी 10 लाख रुपए, तो निकाल दो 3 महीने की सेल्स, 10 लाख का 3/12 2.5 लाख। अरे 2.5 लाख की सेल्स होनी चाहिए थी यहाँ पे। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। रीजन बताता हूं, इसलिए क्योंकि ना आपका ना हर बिजनेस का अपना अपना वो होता है, सीजन होता है। उस सीजन में उनका काम कैसा होता है वो डिपेंड करता है। देखो मैं आपको अगर ये बोलूं, आपका ये पीरियड जो है ना ऐसा काम है जो आपका इसी सीजन में अच्छा चलता है, मान लेते हैं इसी सीजन में अच्छा चलता है, तो इस सीजन में सेल क्या कंपैरेटिवली बाकी पीरियड से ज्यादा नहीं होगी। बाकी जो भी पीरियड है, हो सकता है दिवाली वाला सीजन है, दिवाली वाले सीजन में कुछ चीजें ज्यादा बिकती हूँ, गिफ्ट आइटम्स जो होती हैं वो ज्यादा बिकती हो सकता है, तो मैं उसको पिछले वाले से ही कंपैरिजन करूंगा ना, पिछले वाले से। तो यहां पे मैं इससे कंपैरिजन कर रहा हूं ना, तो ये कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए की सेल्स थी हमारी पिछले साल, तो हमारी सेल्स तो 80,000 हुई है इस बारी, मतलब मेरी सेल्स 1,20,000 रुपए से कम हुई है। ये शॉर्ट सेल है, ये शॉर्ट सेल है। अभी मैंने प्रॉफिट का लॉस नहीं निकाला कि कितने प्रॉफिट का मेरा लॉस हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे 1,20,000 रुपए की सेल कम हुई है। लेकिन फर्दर एक बात और भी है, कई बार पता क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर मुझे ट्रेंड गिवन होता है, ठीक है, ट्रेंड निकालना पड़ता है मुझे। अब ये ट्रेंड क्या होता है ये भी बात सोचने की है। मान के चलते हैं अभी मुझे क्वेश्चन में ट्रेंड गिवन है कि पिछले साल की जो 2 लाख की सेल्स है ना, हर साल हमारी कुछ ना कुछ उसमें ग्रोथ हो रही है, हर साल कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रही है। कितनी ग्रोथ हो रही है? 10% ग्रोथ हो रही है जी। तो 2 लाख की सेल्स अगर है, अगर यहां पे आग ना लगती ना, तो कम से कम 2,20,000 की सेल्स तो होती, कम से कम 2,20,000 की सेल्स तो होती। तो मैं जो 1,20,000 रुपए की शॉर्ट सेल बोल रहा हूं ना, एक्चुअल में 1,20 की नहीं है, वो 1,40 की है। तो मैं अगर आपसे बोलूं स्टैंडर्ड सेल्स कितनी थी हमारी, इस पीरियड की स्टैंडर्ड सेल्स कितनी थी? 2 लाख रुपए। इसमें ट्रेंड ऐड कर दो जो क्वेश्चन में गिवन होगा, तो ट्रेंड इसी का 10% 20,000 रुपए, मतलब मेरी 2,20,000 रुपए की सेल्स होनी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअल सेल्स कितनी हुई है? एक्चुअल सेल्स हुई है मेरी 80,000 रुपए, तो 1,40,000 रुपए की मेरी शॉर्ट सेल्स आ गई, शॉर्ट सेल्स आई है। अभी जीपी रेशो नहीं पता, हालांकि मैं जीपी क्यों बोल रहा हूं ये भी क्वेश्चन है। मेरा तो प्रॉफिट का लॉस हो, नेट प्रॉफिट देखा जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ी ना देखा जाता है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको अभी तक जितनी बात समझाई है ना, जितनी बात समझाई है, मैंने आपको पहले ही बोला है, आप अपने माइंड में ये चीजें बिठा लें। आपको एक तो लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा, एक ये जो आग लगने के कारण मुझे अपनी बिल्डिंग शिफ्ट करनी पड़ी, एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़े, वो एडिशनल खर्चे पे करने पड़ेंगे, और अगर मेरी कोई सेविंग्स हुई है वो लेस हो जाएगी, तो इस हिसाब से मेरा क्या निकल जाएगा? लॉस। फिलहाल मैं इसी के ऊपर बात कर रहा हूं। इस क्लास में मेरा फोकस, इस क्लास में मेरा फोकस ओनली एंड ओनली इसके ऊपर है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर जो बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि लेंथी क्लास नहीं करेंगे, अच्छे से समझेंगे, थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो मैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पे ही बात कर रहा हूं रेगुलरली। अब बात आगे करते हैं। मेरी शॉर्ट सेल तो निकल गई, लेकिन ना इसमें एक क्वेश्चन रह गया शॉर्ट सेल निकालने में, व्हाट इज ट्रेंड। तो ट्रेंड के ऊपर भी बात हम करते हैं लेटर ऑन। पहले हम आगे चलते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपकी जो शॉर्ट सेल निकली है 1,40 की, आपको पता होना चाहिए ना कि आपका मार्जिन कितना है इसके ऊपर। मैं कहता हूं जी ना 20% हम कमाते हैं, तो 1,40,000 का 20% 28,000 रुपए का आपके प्रॉफिट का लॉस हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। मैं कहता हूं कि आपकी नेट प्रॉफिट रेशो यहां पे काम आएगी या जीपी रेशो काम आएगी। मैं ना ऐसे अगर वर्ड बोल दूं ना, नेट प्रॉफिट रेशो, जीपी रेशो, आप कहेंगे यार समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, मेरे प्रॉफिट का लॉस है, प्रॉफिट का मतलब तो नेट प्रॉफिट होता है। लेकिन आप सोचें यहां पे जीपी रेशो बनेगी, रीजन समझे पहले, मैं इसके ऊपर बात करता हूं। अब देखो, आपकी शॉर्ट सेल पहला काम हो गया, जिसमें एक क्वेश्चन मार्क है कि ट्रेंड कैसे निकालते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं, ठीक है। अब मैं आगे आता हूं। देखो, आप ना एक मेरे से एग्जाम्पल समझे। मैं आपको ये बोलता हूं कि आपका ना ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है। मान लेते हैं आपकी सेल्स हुई है 20 लाख रुपए की, ठीक है, 20 लाख रुपए की आपकी सेल्स हुई है, और आपकी उस पीरियड की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मान लेते हैं 12 लाख रुपए की, तो आपका जीपी आ गया 8 लाख रुपए का।
अब मुझे अलग से क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक परचेज लिखने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स लिख दिया तो पूरा हो गया। इसके बाद में आया जीपी को आगे ट्रांसफर कर दिया 8 लाख रुपए का। इस 8 लाख रुपए के जीपी में अब बात ये आती है कि हमारे ना कुछ खर्चे हैं। कौन से वाले खर्चे हैं? जैसे मान लेते हैं हम बात करते हैं रेंट मेरा एक खर्चा है, वो खर्चा है मेरा 1 लाख रुपए का। मेरी स्टाफ की सैलरी है, और स्टाफ की सैलरी परमानेंट स्टाफ है, वो है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए परमानेंट सैलरी है एक स्टाफ की, ठीक है। तो ये 1.5 लाख रुपए की है। एक हमारे कुछ एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हैं, मान लेते हैं 50,000 रुपए की। तो मेरा नेट प्रॉफिट आ गया कितना? 8 लाख में से 3 लाख गया 5 लाख रुपए। इसको ना मैं ठीक है 25%। देखो मेरी एक बात को समझो, मैंने ये जो पीएनएल अकाउंट बनाया है ना, इससे ना आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। सोच के देखो, मैं अगर आपसे पूछूं, क्वेश्चन का आंसर भी आपका आना चाहिए। आपको ध्यान होना चाहिए हमारी जो शॉर्ट सेल आई थी ना, वो 1.40 की आई थी उस पर्टिकुलर पीरियड की शॉर्ट सेल। मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है एक मार्जिन से, जिससे मैं निकाल सकूं मुझे कितने प्रॉफिट का लॉस हुआ है, ठीक है। अब एक बात को आप समझना ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका ग्रोस प्रॉफिट निकल के आया है, इससे फिर आपने आगे नेट प्रॉफिट भी निकाला। मैं कहता हूं कि 20 लाख के सेल्स के ऊपर अगर आप 5 लाख रुपया कमाते हो, 20 लाख की सेल्स के ऊपर अगर आप 5 लाख रुपया कमाते हो, तो 25% आपका जीपी रेशो है, सॉरी नेट प्रॉफिट रेशो है। आप क्या बोलोगे? 5 लाख बटे 20 लाख इंटू 100 मतलब 25%। कोई डाउट है इसमें? नहीं होना चाहिए। 25%। मैं ना इस लॉजिक को ना यहां पे भी लगा देता हूं। मैंने लगा दिया, एक बार मैंने इस लॉजिक को यहां पे लगा दिया कि मैं ये कहता हूं कि 1,40,000 का 25% कर देता हूं जी, तो 25% मेरा निकल रहा है 35,000 रुपए। और आप कहेंगे हाँ जी 35,000 रुपए के प्रॉफिट का नुकसान हो गया भाई, बहुत नुकसान हो गया, 35,000 रुपए का नुकसान हो गया। मैं इंश्योरेंस कंपनी को कहूंगा जी मुझे 35,000 रुपए दे दो। क्या आपको लगता है 35,000 लेने के बाद भी अब मुझे कोई लॉस नहीं होगा? हालांकि मैं अभी एडिशनल एक्सपेंसेस पे बात नहीं कर रहा, लेकिन आप सोच के देखें ये 35,000 से आपका गुजारा नहीं होने वाला। पता है क्यों? क्योंकि 35,000 रुपए तो आप इंश्योरेंस कंपनी से मांग लेंगे शॉर्ट सेल के ऊपर मार्जिन लगा के कि 5 लाख रुपए कमाए थे पिछले साल की भी जो टर्नओवर थी, पिछले साल का नेट प्रॉफिट, उसके 20 लाख रुपए सेल थी, तो 25% है जी, ठीक है जी, 25% है, इस पे लगा दिया 35,000 रुपए लेके, काम खत्म जी। मेरा जो नुकसान हुआ था इंश्योरेंस कंपनी ने तो भरपाई कर दी। बस आप यहीं पे खुश हो जाएं। लेकिन बात को आगे समझें, आपको अपनी जेब, क्योंकि ना प्रैक्टिकली समझेंगे ना तो फॉर्मूला भी समझ आएगा। आप मुझे एक बात बताएं, ये जो जेब से मुझे रेंट देना है जो फिक्स्ड है, मुझे स्टाफ सैलरी देनी है जो परमानेंट है, एडवर्टीजमेंट चलो ठीक है वेरिएबल है, मान लेता हूं एडवर्टीजमेंट वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या है? काम करेंगे तो खर्चे देंगे, काम करेंगे तो ये खर्चे होंगे। लेकिन ये दो खर्चे जो 2.5 लाख रुपए के हैं, ये दो खर्चे 2.5 लाख रुपए के, ये भी तो अभी देने हैं, इसको तो दिमाग में रखा ही नहीं। इन खर्चों को 2.5 लाख के खर्चों को तो दिमाग में रखा ही नहीं। एक बात सोच के देखो ना, ये खर्चे घटाने के बाद ही तो नेट प्रॉफिट आया था, आपने तो सीधा नेट प्रॉफिट मांग लिया। लेकिन कौन से वाला नेट प्रॉफिट? ये खर्चे देने के बाद। अब मैं आपसे पूछता हूं, 35,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से लेके खुश ना हो, क्योंकि जेब से अभी आपको 2.5 लाख रुपए देने हैं, ये घट दो 2.5 लाख रुपए। 35,000 रुपए लेने के बाद जेब से 2.5 लाख रुपए देने हैं, 2,15,000 रुपए का नुकसान अभी भी झेल रहे हो, 2,15,000 का नुकसान अभी भी झेल रहे हो। अब क्या आता है आगे बात? अब आगे फर्दर बात को समझे। क्या हुआ? जो आपने 1,40,000 रुपए थे, ये तो शॉर्ट सेल्स मैंने लिख दी। आपके अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूला है ना, मुझे पता है क्या होना चाहिए। नेट प्रॉफिट मत मांगो, सिर्फ नेट प्रॉफिट मत मांगो, आप साथ में इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी मांगो। मैं इंश्योर्ड वर्ड नहीं बोलता, मैं कहता हूं स्टैंडिंग चार्जेस मांगो। स्टैंडिंग का मतलब क्या? फिक्स चार्जेस। इंश्योरेंस कंपनी को कहो जी, एक तो मैं नेट प्रॉफिट लूंगा, प्लस दूसरा जो है ना ये स्टैंडिंग चार्जेस भी लूंगा मैं, ये स्टैंडिंग चार्जेस जरूर लूंगा मैं 2.5 लाख रुपए के। तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, इंश्योर्ड मैं क्यों बोल रहा हूं?
मैंने इसका इंश्योरेंस करवा लिया। अच्छा, मैं आपसे फर्दर पूछना चाहता हूं, आपको अपनी जेब से 2.5 लाख तो देने ही देने हैं, ये वेरिएबल हैं, ये वेरिएबल हैं, ये नहीं देने। बिजनेस चलेगा तो एडवर्टीजमेंट के खर्चे दूंगा, ठीक है, लेकिन ये खर्चे मुझे जेब से देने पड़ेंगे। अब एक बात बताओ, ये खर्चे मुझे जेब से 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, क्या मैं इसका इंश्योरेंस करवा लूं? यस, करवा लो। तो आपका नेट प्रॉफिट जो 5 लाख का था प्लस 2.5 लाख रुपए का स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय 20 लाख रुपए की सेल इनटू 100, ठीक है। अब आपका निकल के आता है 37.5%, ये निकल के आती है। अब आप इसे क्या बोलेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट रेशियो तो ये थी 5 लाख बटे 20 लाख इंटू 100 मतलब 25%। अब ये जो निकल गया इसको आप क्या नेट प्रॉफिट रेशियो बोल सकते हो, इसीलिए हम इसको पता है क्या बोलेंगे, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। अब आप कहेंगे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो ये कैसे, ग्रोस प्रॉफिट तो ये है 8 लाख बटे 20 लाख इंटू 100, मैं बोलूंगा ना 8 लाख बटे 20 लाख इंटू 100 मतलब 40%। आप इसको कैसे बोल सकते हो जीपी रेशियो? यस, ये जीपी रेशियो जो है ये अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग जीपी रेशियो है। ये जीपी रेशियो हम नहीं बोलते, ये इंश्योरेंस एक्ट 1938 बोलता है। उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि आप नेट प्रॉफिट तो मेरे से मांग रहे हो, साथ में अपने जो फिक्स्ड खर्चे देने हैं वो भी तो मांगो, वो भी उसका भी तो इंश्योरेंस करवाओ। हम आपको मना थोड़ी ना कर रहे हैं, वो करवाओ। और आप उसको क्या बोलो, जो परसेंटेज निकल गया उसको बोलो जीपी रेशियो। हमारी नजर में जीपी रेशियो का मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट में स्टैंडिंग चार्जेस को ऐड कर दो। अब एक बात आती है ना, बिल्कुल बात तो वैसे इंश्योरेंस कंपनी की ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि 35,000 रुपए लेके आप खुश क्यों हो रहे हो, 2.5 लाख रुपए तो जेब से भी आपने देने हैं, वो कैसे दोगे, फिक्स खर्चे, उसका भी इंश्योरेंस करवाओ ना। यस, बिल्कुल ठीक है। तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस एक फॉर्मूला बन गया, डिवाइड बाय टर्नओवर इनटू 100। ये लास्ट ईयर का ही है सारा कुछ। फर्दर मैं आगे बात करता हूं, मैंने इसको स्टैंडिंग चार्जेस बोलना चाहिए था, इंश्योर्ड क्यों बोला, पहले तो मेरे को ये बताएं। क्योंकि मैंने इसका इंश्योरेंस करवा लिया। क्या इंश्योरेंस कंपनी ने ये बोला है क्या कि सारे के सारे 2.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवा लो? नहीं, इंश्योरेंस कंपनी कहती है आपकी मर्जी है, ये 2.5 लाख आपके स्टैंडिंग चार्जेस हैं। स्टैंडिंग मतलब फिक्स्ड चार्जेस हैं, आप बताओ कितने का इंश्योरेंस करवाना है। पर्सन कहता है मुझे तो मतलब 1,30,000 का करवा दो, बाकी हम देख लेंगे। पता है किस लिए सोच रहा है वो, कहता है थोड़ा प्रीमियम कम देना पड़ेगा ना। उसको ये लगता है पता नहीं आग लगेगी कि नहीं लगेगी। भाई ये देखो, आग लगना कोई ये थोड़ी ना कि भाई 31 मार्च आते ही कोई तीली लगा के चला जाएगा, ले भाई आग लग गई। सोचने वाली बात है। तो उसने सोचा थोड़ा प्रीमियम दे देते हैं, कौन सा देखी जाएगी, ये सोच के। बिल्कुल ठीक है, उसकी भी सोच, क्यों पैसे दूं। लेकिन जब आग लगती है तो मुझे पूरे के पूरे 2.5 लाख देने पड़ेंगे। अब मैंने 1,30,000 का इंश्योरेंस करवाया तो यस कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको इंश्योर्ड बोलूंगा ना। इस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस में, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस में कितने बोलूंगा, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 2.5 लाख रुपए के, इसमें से इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 1,30,000 के, बाकी अनइंश्योर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जब क्लेम मांगने लगूंगा प्रॉफिट का, सिर्फ अभी मैंने एडिशनल खर्चों की बात नहीं करी, तो मैं क्या करूंगा, 5 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हुआ था उसमें से 1,30 ऐड कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 1,30 ऐड करके जो भी हमारा रेशो निकलेगी आई, उसको क्या बोलूंगा मैं, जीपी रेशो। जीपी रेशो एज पर इंश्योरेंस एक्ट 1938 है ये, इसको आप अपनी अकाउंट वाली जीपी रेशो मत बोलना। बात क्लियर है? तो मैंने अभी तक आपको इस क्लास में बताया क्या, ध्यान से सुनना। मैंने आपको शॉर्ट सेल निकालनी सिखाई कि पिछले साल से कंपैरिजन करो, उस पे ट्रेंड लगा दो। व्हाट इज ट्रेंड, वही बात करता हूं मैं। तो 2 लाख के ऊपर मैंने ऐड किया, हमने कितना, 2 लाख के ऊपर 10% मतलब 2,20,000। 2,20,000 की सेल्स इस पीरियड में होनी चाहिए थी कंपैरेटिवली, कंपैरिजन करने से पिछले साल से। तो मेरी वो होनी चाहिए थी। मेरी हुई कितनी, एक्चुअल में 2,20 होनी चाहिए थी, 80,000 है, तो 1,40 की मेरी शॉर्ट सेल हुई है। शॉर्ट सेल्स को मार्जिन से मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉफिट का लॉस आ गया। और मार्जिन कैसे निकालेंगे, जीपी रेशो निकालेंगे हम। जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट पिछले साल का देखो डिवाइड बाय टर्नओवर इनटू 100। लेकिन नेट प्रॉफिट में अपने फिक्स जो खर्चे हैं ना उनका भी इंश्योरेंस करवा लो, इसलिए तो उसको जीपी रेशो बोला जाता है। अगर मान लो ये फिक्स खर्चे मेरे हो ही ना बिजनेस में, मान लो किसी बिजनेस में फिक्स खर्चे है ही नहीं, तो क्या होगा उसके लिए जीपी रेशो, वही नेट प्रॉफिट जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट बाय टर्नओवर इनटू 100। क्योंकि हमारा स्टैंडिंग चार्जेस कुछ है नहीं तो इंश्योरेंस करवाने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल खर्चे तभी होते हैं जब बिजनेस काम कर रहा हो, उसका इंश्योरेंस करवाने की क्या जरूरत है, वो तो फायदा ही नहीं है, होगा भी नहीं उसका कुछ। ठीक है, अब बात आती है ट्रेंड की। ट्रेंड क्या होता है, देखो मैं आपको एक चीज बोलूं, ट्रेंड सिंपल सी बात है। आपका जो नॉन अफेक्टेड पीरियड है वो बताओगे कितना है? ये नॉन अफेक्टेड पीरियड है इस साल का, इस साल का ये नॉन अफेक्टेड पीरियड है। यहां से तो अफेक्ट स्टार्ट हो गया, मतलब 1/4/18 से लेके 1 अगस्त 18 तक, ये जो 4 महीने है ना,
इस पीरियड में मेरी सेल हुई थी 4,40,000 रुपए की, 4,40,000 की। इसके कंपैरिजन में पिछले 4 महीने कोरस्पॉन्डिंग पीरियड की जो सेल थी वो थी 4 लाख रुपए की। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे पीरियड में जो सेल्स हुई थी 1/4 से 1/8 17 में 4 लाख की, इस साल कितने की हुई है उसी पीरियड में? कितने की हुई है हमारी इस पीरियड में? 4,40,000 की। तो कितनी ज्यादा हुई है? 40,000। तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंस 40,000 रुपए का प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, सॉरी सेल ज्यादा हुई है, डिवाइड बाय बेस ईयर। बेस ईयर कितना है? 4 लाख इंटू 100 मतलब 10%। ये मेरा ट्रेंड निकल गया। ट्रेंड निकालना कोई मुश्किल थोड़ी ना, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो ट्रेंड तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? इस साल के नॉन अफेक्टेड पीरियड को पिछले साल के नॉन अफेक्टेड पीरियड से कंपैरिजन करो, कितनी ज्यादा सेल्स हुई है, डिवाइड बाय बेस ईयर जो पिछले साल का है, इंटू 100 कर दो, आपका ट्रेंड निकल जाएगा। क्या ऐसा हो सकता था कि यहां पे मेरी सेल 3,60,000 की हो जाए, यहां पे 4 लाख की है? तो मैं क्या बोलूंगा, 40,000 रुपए नेगेटिव जा रहे हैं, बेस ईयर 40,000 है, तो ये मेरा डिक्रीजिंग ट्रेंड है। मतलब मैं क्या करता हूं, डिक्रीजिंग ट्रेंड का मतलब क्या है? कम हुए हैं, आई 10% है, लेकिन ट्रेंड लेस जा रहा है, माइनस में जा रहा है। इससे मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, जो मैंने यहां पे 2 लाख रुपए की सेल्स बोली थी, मैं उसमें 10% हटा के 180 बोल दूंगा। हालांकि क्वेश्चन करेंगे 180 को मैं कंपैरिजन करूंगा 80,000 से अब की बारी, क्योंकि स्टैंडर्ड सेल में मैं अब क्या करूंगा, ट्रेंड घटा दूंगा, मतलब 10% जो 20,000 का था, तो 180 आ गया। 180 का कंपैरिजन करूंगा मैं 80,000 से, तो 1 लाख रुपए का लॉस आ जाएगा अब की बारी। तो उसके ऊपर मैं जो भी फॉर्मूला लगाना है वो लगा देंगे। जीपी का जीपी रेशियो आपको पता ही है। मैं आपको मान के चलता हूं कि आपको ट्रेंड भी समझ आ गया, शॉर्ट सेल निकालनी भी आ गई, और आपको जीपी रेशियो का फॉर्मूला विद रीजन पता लग गया कि रीजन क्या है, किस कारण से हम इसको जीपी रेशियो बोलते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है जीपी रेशियो, लेकिन किस कारण से बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको इस क्लास में सिर्फ प्रॉफिट के लॉस पे बात की, एडिशनल खर्चों पे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस क्लास में हमने जितना डिस्कशन किया है आपको वो अच्छे से समझ आ गया होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। अभी इसी क्लास में इतना ही, बाय बाय।